हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं जय जितेंद्र और मैं आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923। सबसे पहले मैं स्लाइड शो कर लूं, फिर आपको अच्छे से ये दिखेगा एक पूरा अच्छे फॉर्मेट में। ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। तब तक आप लोग एक बार पीपीटी भी देख लो। मैं इधर पेन वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो, पेन ही सेलेक्टेड है। चलो, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, ये सबसे पहले एक इसमें टर्म आया वर्कमैन। वर्कमैन कौन हो गए? वो व्यक्ति जो एक एम्प्लॉय है, मतलब कोई एम्प्लॉयर है, वो किन्हीं को हायर किए हैं किसी वर्क के लिए, चाहे वो फैक्ट्री के वर्कर हो गए, चाहे जो भी जिस प्रकार का एम्प्लॉय है, किसी भी अंतर्गत में काम कर रहा है, कहीं पे किसी फैक्ट्री में हो, कहीं पे भी, उसको कहने लगे वर्कमैन। ठीक। अब आता है दूसरा टर्म, कंपनसेशन। ये कंपनसेशन ये बहुत ही सिमिलर टर्म है। आप लोग बेसिकली ये कंपनसेशन ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं, किन्हीं आप बाइक चला रहे हैं और बगल से आप गए, किसी को ठोकर मार दिए, ठोकर मारे, वो गिर गया। वो गिरा तो उसका भैया पैर छिला गया, उसका गाड़ी का शीशा टूट गया, मतलब उसके बाइक का शीशा टूट गया, मिरर टूट गया। तो उस केसेस में क्या करता है, आप वहां पे हैं रुके हुए, भाग जाते हैं तो अलग बात है, वो भी आप क्राइम कर चुके हैं अगर भाग रहे हैं तो। लेकिन हिट एंड रन का वहाँ केसेस लग जाता है आप पे। लेकिन आप अगर जो समझदार हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप वहाँ रुकेंगे, उनको उठाएंगे वहाँ से, जो रोड पे गिर गए हैं उनको खड़े करेंगे, फिर उनसे जो उनके साथ अगर कुछ ऐसा घटना हो गया है, अगर जो कुछ ऐसा है तो आप उनको हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। फिर मान लीजिए एक ऐसा केसेस भी देखे ही होंगे, आपके साथ हुआ भी होगा, मे बी आपके फ्रेंड के साथ हुआ हो। तो क्या होता है कि बोलता है भैया मेरा आपने शीशा तोड़ दिया। शीशा तोड़ने के बदले क्या आपका जान तो नहीं है ना, मार देगा भैया आपको भी। तो कहता है भैया मेरा शीशा का पैसा दे दो। पैसा 200-250 रुपया आपसे उस शीशा का मांगता है। तो ये जो आप पैसा दिए उनको क्या किए, वो आप उनको उनके शीशे के बदले में आप कंपनसेट किए, मतलब उनको कुछ पैसा दिए। अब उनका पैर छिलाया था, पैर छिलाने का आप कुछ मेडिकल के लिए, मेडिकल खर्चा के लिए आपने कुछ क्या किया, और भी पैसे उनको दिए, तो उनके पैर के लिए भी आप क्या किए, कंपनसेट किए। अब ये आप समझ चुके हैं कंपनसेशन एक्चुअल में क्या होता है। एक्ट समझते ही होंगे, कानून धारा वगैरह लाया गया है, और ये कब लाया गया, 1923 में। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर इन 1923, या इट वाज बीइंग ड्राइवन टू द टू द कंट्री इन 1923 बाय द गवर्नमेंट। ये अब आता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एक्चुअल में क्या है। इट इज एन एक्ट वेयर वेयर ये एक प्रकार का एक्ट है जहां पर वेयर पेमेंट पेमेंट दिया जाता है। ये बहुत अच्छा टर्म है। यहाँ पे पेमेंट इज, जैसे वहां पर आपने पैसा दिया था, उसी को तो पेमेंट कह रहे हैं। पेमेंट इज बीइंग गिवन टू एन एम्प्लॉय, किनको दिया जाता है, एम्प्लॉय को दिया जाता है। बाय सर्टेन एम्प्लॉयर, किनके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, जो आपका एचआर वगैरह रहते हैं, या जो उसके ओनर हैं उनके द्वारा, फैक्ट्री के। इफ सम मिसहैपनिंग अकर्स टू एन एम्प्लॉय लाइक इंजरी, डेथ, etc। ये एक प्रकार का एक्ट है जहां पर पेमेंट दिया जाता है उन एम्प्लॉय को, सर्टेन एम्प्लॉयर के द्वारा, जब उस एम्प्लॉय का, मतलब वर्कर का, कोई है उसके साथ मिसहैप हो जाता है, या उसके साथ किसी प्रकार की इंजरी हो गई, या उनका डेथ हो गया। तो फिर उनके नॉमिनी को, डेथ के केसेस में नॉमिनी, एम्प्लॉय के नॉमिनी को कुछ रुपया देकर उनके मौत को मतलब क्या किया जाता है, दबाया जाता है, या बोलता है भाई उसको अब साइड कर दो, ये कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। तो ये जो आप पैसा उनको दे दिए उनके डेथ के प्रति, तो क्या किए, उस फैक्ट्री में वो जो वर्कर को पैसा दिया गया, उनको कंपनसेट किया गया, किनके अगेंस्ट में, किन्हीं एम्प्लॉय के डेथ के अगेंस्ट में। अगर नॉमिनी को पैसा मिल गया, तो एम्प्लॉय का डेथ का कंपनसेशन के तौर पे उनको कुछ रुपया मिल जाता है। अब दूसरा आता है इसका भैया ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। इट्स ऑब्जेक्टिव, its objective is to compensate employees against accident occurred in the industry। ये वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका महत्व क्या है, मतलब ये क्यों लाया गया भैया, ये क्यों लाया गया, क्या जरूरी थी इसकी।
ये इसका यही जरूरी है, इसका यही एक सिद्धांत है कि अगर किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया इंडस्ट्री में, तो उनको कुछ रुपया देकर कंपनसेट किया जाना चाहिए, उनको कुछ कंपनसेशन के तौर पे कुछ रुपया मिलना चाहिए ताकि वो अपना जीवन व्यतीत कर सकें, बिता सकें। टर्मिनोलॉजी जो इसमें टर्म्स जो यूज होते हैं वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में, वो है एक्सीडेंट। आप इनको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको मन है कि थोड़ा और बड़ा करते हैं, थोड़ा बड़ा में अच्छा नंबर मिलेगा, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट को भी क्लैरिफाई कर सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी यूज्ड जैसे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में लिख सकते हैं कि it might be possible that the accident some mishappening will occurs to the certain employee in the industries. If that happens, then the worker the employer will compensate, will give some money in the case of accident to compensate the accident. डिपेंडेंट कौन हो गए, डिपेंडेंट या हो सकते हैं नॉमिनी बोल लीजिए, या जो व्यक्ति उनके अंतर्गत में जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो। और माइनर, माइनर के केसेस में देखिए, एक्चुअल में तो वो कहा ही जाता है कि किसी फैक्ट्री में आप किसी माइनर को वर्क नहीं करा सकते हैं, लेकिन आप बेसिकली बहुत जगह पर आप देखिएगा कि जो माइनर होते हैं वो काम करते हैं, हर जगह काम करते हैं, सरकार उनको देखती भी है, सरकार के आदमी उनको देखते भी हैं, जो सरकारी अफसर हैं उनको देखते भी हैं। बहुत कम ऐसे अफसर रहते हैं जो उनको रुक कर बोलते हैं कि वहाँ फटकार लगाते हैं कि भैया इनको आप क्यों काम लगा कर रहे हो। लेकिन ये जब तक किन्हीं के नज़र में आता है, उससे बढ़िया होता है कि लोग बोल देते हैं कि जाने दो, मेरा क्या है, गरीब है कमा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच बदलनी पड़ेगी सबों को कि जो माइनर है उनको पढ़ाइए, जब तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक दिक्कत है, तब तक किन्हीं का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अब कंट्री का ग्रोथ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो माइनर अभी किसी कहीं पे वर्क कर रहे हैं या कोई किसी प्रकार का एडिक्शन में है, तो सबको सब छुड़ाइए, तब जाकर ये कहाँ आपका जो नेशन है वो डेवलप करेगा अच्छे प्रकार से। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा दो और आपका डेवलप करिए, ये डेवलपमेंट उतना भी सही नहीं है जितना कि ये डेवलपमेंट सही है। शिक्षा सबसे बड़ी अच्छी जो डेवलप है, शिक्षा जहाँ पे है वहाँ मान लीजिए कि अच्छी डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी। पार्शियल डिसएबलीमेंट, पार्शियल मतलब आधा अधूरा, मतलब आधा, ऐसा डिसएबलीमेंट जिसमें कि आधा मतलब उसका कुछ नुकसान हुआ है, शरीर शारीरिक नुकसान, जैसे किन्हीं का एक पैर कट गया, तो वो एक पैर कटा है तो वो हो गया पार्शियल डिसएबलीमेंट। एक आंख गायब हो गया पार्शियल डिसएबलीमेंट। पैर ऐसे टूटा जो कि जुट तो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा, ये भी एक प्रकार का पार्शियल डिसएबलीमेंट। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, टोटल डिसएबलीमेंट भी एक केसेस आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लोग जो है उसको आगे पीछे कर लेते हैं, जैसे दोनों पैर कट गया या एक पैर भी कटा, ऐसा सिचुएशन हुआ कि अब वो काम नहीं कर पाएगा, लंगड़ा हो गया, तो वो पार्शियल डिसएबलीमेंट का केसेस है। लेकिन टोटल डिसेबलिटी, पैर साफे खत्म हो गया है, अब उसको कुछ करा ही नहीं जा रहा है, वो चुपचाप बोझ बन के फैमिली के लिए बैठा रहेगा। तो उस केसेस में भैया वो आपके अंतर्गत काम कर रहा था और उसके साथ ये अनहोनी हो गई, तो भैया अब वो खाएगा क्या? तो कहता है जो कंपनी है वो कह रही है कि ठीक है, मैं इनका देखता हूँ, मैं इनको कुछ कंपनसेट कर देता हूँ, कुछ रुपए इनको दे देता हूँ। वो रुपए उतने भी ज़्यादा नहीं होते हैं जो कि उनका लाइफ को एक स्मूथली रन करा सके, वही दिक्कत तो है वहाँ पे भी। ये कंपनसेशन की अमाउंट भी बहुत हद तक बड़ी होनी चाहिए। लोग क्या करा रखते हैं ना कि ये जो कंपनसेशन है ये पैसे तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारे वर्कर का क्या होता है, ये पॉलिसी बना लिया जाती है, जैसे LIC पॉलिसी वगैरह, लाइफ सेविंग, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह उनका कराया जाता है। अगर जब उसके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो कंपनी भी पैसा देती है। और ये जो फैक्ट्री के ओनर होंगे, जो वहाँ उस चीज़ को देख रहे होंगे, जो उसका मेन मतलब मेन हेड होंगे इस चीज़ को देखने वाले, वो भी उनको पैसा देते हैं। मेन प्रोविजन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट क्या है, मेन प्रोविजन क्या है इनको देखते हैं। तो एम्प्लॉय विल गेट कंपनसेशन इफ ही या सी, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकते हैं ना, एम्प्लॉय एम्प्लॉय कोई भी हो सकते हैं ना, लड़का या लड़की कुछ भी, मतलब औरत होते हैं मर्द होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। गेट्स इंजर्ड ड्यूरिंग वर्किंग इन इंडस्ट्री एंड इंजरी में बी टेम्पररी, पार्शियल, परमानेंट, टोटल डिसेबलमेंट और डेथ। एम्प्लॉय को कंपनसेशन, ये मेन प्रोविजन 1923 का ये है कि
एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया जाएगा या दिया जाएगा या दिया जाता है इफ अगर ही या सी जो है गेट्स इंजर्ड ड्यूरिंग वर्किंग इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और उनके कारण वो इंजर्ड हो गए हैं, तो उनको इंजरी के केसेस में क्या करेगा एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर क्या करेगा कंपनसेट करेगा, कुछ रुपया देगा। इंजरी किस प्रकार की हो सकती है, ये जो आप ऊपर देखे हैं पार्शियल टोटल ये सारे देख लीजिए। तो ये जो इंजरी है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेम्प्रोरी हो गया, पार्शियल हो गया, परमानेंट हो गया, टोटल डिसेबलिमेंट हो गया और डेथ हो गया। ये पार्शियल डिसेबलिमेंट, ये जो पार्शियल है यहाँ पे आप टेम्प्रोरी डिसेबलिमेंट भी लिख सकते हैं या टेम्प्रोरी में भी लिख सकते हैं। तो जो ये है कि यहाँ पे आप टर्मिनोलॉजी में भी ये सारे वर्ड को डाल सकते हैं। अब आ जाता है कि ये तो कंपनसेशन दिया जाएगा और ये प्रोविजन हो गया। और दूसरा प्रोविजन क्या है, वर्कमैन ऑल्सो गेट कंपनसेशन इफ डिजीज, यहाँ देखिए यहाँ कुछ इंजरी नहीं है लेकिन ये इंजरी से बहुत बड़ा है, डिजीज। इफ वर्कमैन को तब भी कंपनसेशन दिया जाएगा अगर कोई डिजीज काउज हो गया। क्यों काउज हुआ, किनके कारण हुआ, वो हुआ टॉक्सिक गैसेस के लाइक फॉस्फोरस और टॉक्सिक कंपाउंड के रिलीज के वजह से। अब उनका रिलीज हो रहा है उनके फैक्ट्री में और वो वहां पे काम कर रहे हैं, उनका फेफड़ा खत्म हो रहा है भैया, उनका जो है उनको कैंसर हो रहा है, उनका आंख खराब हो रहा है भैया, जल्दी टाइम से पहले। जैसे देखते हो ना शीशा वर्कर जो शीशा में काम करते हैं, शीशा का जो भी बनाते हैं बोतल वगैरह, तो वो जो काम करते हैं देखिए उसका आंख बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उस केसेस में भी कंपनसेशन दिया जाएगा। ये कौन लाया भैया, ये कौन बोला, ये बोला वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। और अमाउंट कितना कितना होता है कंपनसेशन का, तो अमाउंट कितना कंपनसेशन का होगा वो भी देख लीजिए। तो डेथ आफ्टर इंजरी सबसे पहला आता है, डेथ आफ्टर इंजरी। अगर जब किन्हीं का इंजरी के बाद कोई मर जा रहे हैं, उनका डेथ हो जा रहा है, देहांत हो जा रहा है, तो उस केसेस में अमाउंट कितना दिया जाएगा। देखिए एक दो केसेस में आपको बता रहा हूँ, एक होता है डेथ हो जाना और एक होता है डेथ ना होना लेकिन वो मौत से भी बदतर जिंदगी जिंदा रहकर जी रहा है। जैसे दो पैर कट गए हैं, दोनों हाथ कट गए हैं और वो जिंदा है, वो डेथ से भी ज्यादा खराब हो जाता है। किन्हीं भी उस व्यक्ति के लिए तो जो होता है ही, लेकिन उसके जो फैमिली मेंबर होते हैं उसके लिए भी वो बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। तो अमाउंट कितना दिया जाता है डेथ आफ्टर इंजरी फर्स्ट केसेस में, तो अमाउंट दिया जाता है 50% ऑफ मंथली वेजेस प्लस रिलीवेंट फैक्टर इनटू रिलीवेंट फैक्टर। रिलीवेंट फैक्टर कौन चीज हो गया, उसका एज और या 1,20,000, जो इसमें से ज्यादा होगा वो अमाउंट क्या किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। जो भी ज्यादा होगा उनको दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, जब इंजरी के बाद उनका डेथ हो जा रहा है तब। और एक्स्ट्रा में लिख लीजिएगा ये भी 2,500 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाता है फ्यूनरल के लिए, मतलब वो दाहिक संस्कार वगैरह बोलते हैं ना, जिनमें जलाया उलाया जाता है, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज होती हैं, या दफनाया जाता है हर केसेस में, तो अलग अलग है। तो वो 2,500 रुपया एक्स्ट्रा भी दिया जाता है इनके द्वारा, एक एम्प्लॉयर के द्वारा, एक फैक्ट्री ओनर के द्वारा। परमानेंट या टोटल, परमानेंट कह लीजिए या टोटल डिसेबलिमेंट कह लीजिए, उस केसेस में क्या दिया जाता है वो देखिए। अमाउंट दिया जाता है 60% ऑफ मंथली वेजेस। वही जो मैं आपको बताया कि जिनका दो पैर दो हाथ कट गए हैं और फिर भी जिंदा हैं, तो भैया फिर उनके लिए वो खाएगा भी लेकिन वो बहुत दिक्कत करेगा घर में। तो वो क्या, उसको कितना दिया जाता है, तो उनको दिया जाएगा, या इसमें इस एक्ट के तहत उनको दिया जाएगा 60% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रिलीवेंट फैक्टर, जो उनका रिलीवेंट फैक्टर होगा, जो उनका एज हो गया, या नहीं तो 90,000, जो भी इसमें से ज्यादा होगा वो अमाउंट उनको दिया जाएगा। मान लीजिए ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, 90 से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो फिर ये अमाउंट उनको दिया जाएगा 60% वाला। और कंपनसेशन कब नहीं दिया जाएगा, मान लीजिए आपको काम कराया जा रहा है, काम कर रहे हैं, तो हमेशा ऐसा थोड़ी ना कि आपको कंपनसेशन देगा वो। किन्हीं किन्हीं केसेस में कंपनसेशन नहीं देना चाहता है वो, तो जो प्राइवेट, मेनली ये प्राइवेट कंपनी जो भी होती हैं वो जल्दी कंपनसेशन या कुछ भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पसंद करता है। वो किन केसेस में वो खोज लिए भैया कि इस केसेस में हम नहीं देंगे, तो कौन सा केसेस है, अगर एक्सीडेंट हैपन हुआ है
केयरलेसनेस की वजह से। मान लीजिए हेलमेट लगाने बोला था, आप नहीं लगाए, बोला भैया वहाँ नहीं जाना, वहाँ मर जाएगा, वहाँ जाओगे कोई प्रकार का घटना हो जाएगा, लेकिन तुम बोले ना हम ये भी करेंगे, हम वहाँ जाके टिकटॉक का वीडियो बनाएंगे, वहाँ जाके इंस्टा रील्स बनाएंगे। तो जाओ, वहाँ गया और तू वहाँ जाके उलट गया उसमें। अब वो उस केसेस में तो आप खुद जिम्मेवार हो गए ना। तो उस केसेस में बोला भैया हम पैसा नहीं देंगे। दूसरा, इफ एम्प्लॉय हैज आर्म्स, अगर उनके पास कोई गन है, किसी प्रकार का काटने कूटने वाला कुछ है, और उसके वजह से उनका एक्सीडेंट हो जा रहा है, मान लीजिए गन लेके इन्ने उन्ना कर रहा था, गन्ने से वो मर गया, अपने गन से ही मर गया, ठोक लिया, कि या किसी केसेस में उनके पास गन है और कुछ नहीं किया गन से, बस पैकेट में गन है और उनका देहांत हुआ है किन्हीं कारण से, तो उस केसेस में भी उनको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तीसरा, इफ वर्कमैन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक एंड ड्रग्स, अगर वैसे भी फैक्ट्री में आप जाओगे तो ये चीज़ देखा जाता है कि कोई दारू वगैरह पी के या कोई ड्रग्स लेके फैक्ट्री के अंदर नहीं जाए। ये होता है, मैं फैक्ट्री भी गया हूँ, मैं सीमेंट फैक्ट्री सतना गया था, इधर रिसेंट गया हूँ, तो मैं वहाँ देखा था कि बहुत सेफ्टी की बहुत अच्छी ध्यान रखी जाती है ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो किन्हीं को। और मैं एक बार हेलमेट खोल के, रोटरी क्लीन होता है ना जिससे सीमेंट बनता है, बस मैं खड़ा था, तो मुझे जो वहाँ के गार्ड होते हैं वो तुरंत बोल दिए कि भैया आप हेलमेट लगा लो, तो वो मैं लगा लिया। वो मतलब जो है इस प्रकार की आपको खुद लेनी चाहिए डिसीजन, कि मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। जिस प्रकार से आप ये जब आप जिम्मेवारी आ जाती है आपके सामने तो आपको समझ में आ जाता है कि भैया मुझे ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है बाइक की। तो उसी प्रकार से वहाँ पे भी आपको जब जिम्मेवारी आ जाएगी, जब ये समझ में आ जाएगा कि अभी मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ और मेरे पापा इतना रुपए खर्च कर चुके हैं, अगर जब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिनके वजह से मेरी मौत हो सकती है या कुछ ऐसा दिक्कत हो सकती है ये डिसेबलिमेंट टाइप का, तो भैया मत करना। वहाँ पे आप खुद ब खुद नहीं करोगे जब आपको सोच आ जाएगी, जब आपके पास उतना एजुकेशन होगा तो। और लास्ट पॉइंट भी ये मैं देख लेता हूँ कि इफ एक्सीडेंट हैपेंस ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ सेफ्टी मेजर्स, वही जो मैं अभी बताया, हेलमेट खोल के वहाँ था मैं, मान लो हेलमेट खोल के था, नया नया गया था, हेलमेट खोल के खड़ा था, वहाँ पे मेरे साथ कुछ किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती, तो वो लोग कहते हैं मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है इसमें, ये खुद ब खुद ये खड़ा था बिना हेलमेट के, मैं इसको हेलमेट दिया था, हाथ में पकड़ के खड़ा था। तो फिर कहीं ना कहीं ये दिक्कत कर जाती हैं। तो अ, आप लोग बेसिकली ध्यान रखिएगा, जितने भी हैं, और ये पॉइंट सफिशियंट है आपको 7 नंबर 8 नंबर लाने के लिए, सफिशियंट है। बेसिकली 7 से लेके 10 नंबर के क्वेश्चन में आप इतना लिख सकते हो, और थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना भाई। और इमेज वगैरह मैं यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ यहाँ बेसिकली मैं इमेज डालता हूँ, यहाँ पे भी इमेज डालता हूँ, वो सब इमेज नहीं लगा पाया क्योंकि अभी मेरे पास उस प्रकार का टाइम नहीं है। मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखते हो, स्किप करते हो, निकल लेते हो। भैया ये वीडियो आपको मिलने वाली नहीं है, नहीं मिलती है, मैं खुद ब खुद खोजा हूँ, मुझे भी नहीं मिल रहा था, मैं कहाँ कहाँ से पढ़ा हूँ मैं ही जानता हूँ। तो उस केसेस में आप देख लेना, एक बार सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर दोगे आपका कुछ जाएगा नहीं। और मेरे वीडियो इतने भी नहीं फ्रीक्वेंटली आते हैं जो कि आपको तंग करेगा, क्योंकि मैं रील्स नहीं बनाता हूँ उतना, तो फिर दिक्कत भी नहीं करेगा। तो आप एक बार बस सब्सक्राइब करो और मुझे मोटिवेट करो। मैं 3 सब्सक्राइबर मोटिवेट देखा, मैं 3 सब्सक्राइबर मेरा बढ़ गया है, मैं वीडियो बना दिया, कि लो आप लोग भी देख लो इसमें। तो आज के लिए इतना ही, देखता हूँ मैं, अगर आप लोग ऑन डिमांड डिमांड पे भी मैं आपका बना दूंगा, इथिक्स का जनरली और सॉफ्ट स्किल का भी, क्योंकि उसका नोट्स है अभी मेरे पास, और बहुत अच्छा से मैं कर रहा हूँ उसमें। तो आप लोग जो मान लो कोई टर्म है, जो टॉपिक है वो आपको समझ नहीं आ रहा है और इथिक्स रिलेटेड या सॉफ्ट स्किल्स है, और आपको लगता है कि एग्जाम में आएगा, आपको मैं बता दूं कि अगर ऐसा लग रहा है तो फिर आप मुझे डायरेक्ट जो है आप कमेंट करो, और मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, मैं आपको नोट्स भी कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। इस नोट्स से ज़्यादा मैं लिख के दे देता हूँ। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एवरेज और एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो फिर आप आसानी से, कोई बिना किसी इधर उधर किए हुए, आप आसानी से सिर्फ नोट्स पढ़ के जाओ, और आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आती है, उस नोट्स को पढ़ के जाओ, आपको 110% मैं ये कह के दे रहा हूँ कि 80% से ज़्यादा का नंबर आपको आ जाएगा। 80 से ज़्यादा बोल रहा हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके नॉलेज लेवल कितनी है, आप उसको कितना जो है आप उनको अरेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो वीडियो अब चाहिए है तो आप मुझे बताना कि भैया ये वीडियो मुझे चाहिए है, तो मैं उसे बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।